हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4th रहेगा। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड कर दिए हैं, लिस्ट बनी हुई साइंस की, अब देख लीजिएगा उसमें। और आप लोग मैथ में थोड़ा इंगेजमेंट दिखाइए, तो मैथ का भी हम बना के दे दें आपको प्ले लिस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। बड़े यूट्यूब चैनल्स को आप सपोर्ट देते हैं तो थोड़ा सा छोटे को भी दे दीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इसका मैथ का हम करा देंगे अलग से, तो थोड़ा इंगेजमेंट दिखाइए मैथ वाले में। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें बल की इकाई पूछी गई है, तो आपकी बल की इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये इन्वर्स में चला जाएगा। F बराबर एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए, और एम की वैल्यू हो गई किलोग्राम में। और आपका जो ये आपका एक्सेलरेशन होता है वो मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गति जो होती है मीटर पर सेकंड में होती है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर जाएगा, माइनस में जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़का 4 किलो केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य मात्रा में जूल में क्या होगी? तो 42 का हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, तो इसकी तरह कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। देख लीजिए, इसमें बल W बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, तो W बराबर ये बल हो जाएगा, और विस्थापन जिसे S से डिनोट करते हैं, F या D बोल दीजिए इसे, FD या FF। तो यहाँ पे जो नीचे की ओर लगाने पर बल के कारण विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। उसने जो बैग पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो आपका जीरो ही आएगा, तो इसके द्वारा शून्य कार्य किया जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो आपका 43 का हो जाएगा, आपका ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है भार बटे आपका होता है भार बटे द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो आपका भार इसमें 200 और द्रव्यमान आपका 20 केजी, तो ये कटेगा ना, तो 10 आएगा। और आपका एक्सेलरेशन जो होता है, ये त्वरण या एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर है, जल का वाष्पीकरण होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा समस्त तापमानों पर आपका वाष्पीकरण होता है। किसी तत्व का यौगिक जो द्रव अवस्था में गैस अवस्था में जाता है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और ये आपका जो जल का वाष्पीकरण होता है हर एक ताप पे होता है। ठीक है, किसी ताप पर अधिक होता है, किसी पे कम होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम, गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध का व्याख्या करता है? तो ये आपका तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ये। ठीक है, आपको याद होगा, पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा आपका संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा आपका गति का नियम है, गति का विरोध जो करता है इसमें। 46 नंबर, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। ब्रेकिंग जो पैड होते हैं ना, ब्रेक लगाने वाले, तो वो आपके घर्षण बल को कम करते हैं। अब ये देखिए, जो सापेक्षिक जो गति होती है, दो वस्तुओं के मध्य जो सापेक्षिक गति होती है, उसका जो विरोध करता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, और कार या वाहन में जो पड़ेगा आपका ब्रेकिंग पैड, ये सकारात्मक होता है। 47 नंबर है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका संवहन। द्रव और गैसों में संवहन होता है, और जो ठोस होते हैं उसमें आपका चालन द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है, ठोस में चालन द्वारा होता है। जहाँ पे आपकी इसकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे करा देंगे। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा आप इंगेजमेंट दिखा दीजिए इसमें। तो ये आपका हो जाएगा संवहन हो जाएगा। 48 नंबर है, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास जो ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है? तो आपको याद होगा 20 से 20,000 हर्ट होती है, या 20 के बोल देंगे इसे, के हर्ट्स बोल देंगे। और 20 से कम हम नहीं सुन सकते, और 20 के हर्ट से ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, ये आपकी श्रव्य तरंगें होती हैं, इससे नीचे होती है अपश्रव्य, और एक होती है पराश्रव्य जो इससे ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाता है सोडियम। ठीक है, आपकी गली में स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, तो उसमें सोडियम का होता है, लैंप लगे होते हैं जो। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, 40 ओम
प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा है। देखिए इसमें फिगर दिया है क्या देता है, तो आयरन का प्रतिरोध उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है। तो ये आपका थोड़ा फिगर बनेगा, देखिए एक सेकेंड हम बना दे रहे हैं इसका फिगर। ये देखिए इसका फिगर बनेगा आपका इस टाइप का। यहाँ पे लगेगी बैटरी और ये जाएगा ऊपर, और इसमें 3 प्रतिरोध लगेंगे, वो भी समानांतर क्रम में। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप, सही सलामत बन जाए, ठीक है। ऐसे रहेगा, ये इसमें जाएगा ऐसे, वैसे रहेगा। यहाँ पे 1 ओम लगेगा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। 3 लगेंगे, एक है 40 का और एक दिया गया आपका 200 का। यहाँ पे ये देखिए 40, 200 और एक है आपका 400 का, ठीक है। ये 4 तीनों है आपके, तो समानांतर क्रम है, तो इसे 1/r इक्वल टू इन्हें ऐड करेंगे 1/40 प्लस 1/200 और प्लस 1/400, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 400 और देखिए एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 400 और यहाँ पे 1/40 लिखा हुआ था तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाके, और प्लस यहाँ पे 200 लिखा था तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, और 400 लिखा था तो इसका 1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आपका एलसीएम तो आता ही होगा। 1/r की वैल्यू हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उल्टा चलता है इसमें, ये हो जाएगा आपका 23/400, ठीक है। जब r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 400, सॉरी ये 13 है, 23 नहीं 13 है और 13, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी r की। तो अभी हम r निकालना नहीं है, आप देखिएगा इसे ऐसे रहने दीजिए। इसमें पूछा गया था आपका प्रवाहित धारा, जो धारा क्या है उसके समान है, तो धारा निकालनी थी इसमें। तो एक फार्मूला होता है आपका v = IR होता है, ठीक है। तो इसमें प्रवाहित धारा होता है v = IR। इसमें r निकालनी है तो r ये रेजिस्टेंस नीचे चला जाएगा r, और v की वैल्यू आपकी दी गई थी 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 220 रखेंगे और r की वैल्यू जब रखेंगे 400/13 तो ये आपका डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400 और 13 का मल्टीप्लाई इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे दोबारा से कर दे रहे हैं। v = IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू जब निकालेंगे, ये v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 220 और r की वैल्यू आपकी थी 400/13 थी, तो यहाँ पे 400/13 ये चला जाएगा ऊपर। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये देखिए एक 0 से 0 कट जाएगा, अब ये 2 से काट लीजिए 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 का 13 से, तो 11 3 = 33, 11 × 11 और 3 हो जाएगा 14 और ये 20, ठीक है। तो इसका डिवाइड करना है इसमें बस, तो ये आपकी आ जाएगी 2 7 14 और ये 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो गया, 21 20 और 10 एक पॉइंट लगा हुआ 100 हो गया, 2 5 10, ठीक है। इतना आएगा। तो अभी देख लीजिएगा, अभी एम्पियर में ये एम्पियर आएगा, ठीक है। 7.15 आएगा। और दूसरा आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस, तो जो प्रवाहित धारा है आपकी 7.15 निकल आई है, विभवांतर दिए गए 220 वोल्ट। अब आप यहाँ इसी वाले फार्मूले से, जो ओम का नियम है, इसी वाले फार्मूले से आप R निकाल सकते हैं। तो ये R जब निकालेंगे तो V/I हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू आप दीजिए 7.515। जब इसमें निकालेंगे ना तो ये पॉइंट हटेंगे, 00 यहाँ पे लगेंगे और आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 7.15 देखते हैं किस में है, किस ऑप्शन में है। 7.15 ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही वाला है सिर्फ, तो ये आपकी ऐसे से निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका दिया गया एम्पियर में, ये धारा है और ये रेजिस्टेंस दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही निकल आएगा। 51 नंबर है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 51 का हो जाएगा, देखिए ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये है आपका। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी है। और पदार्थों का किण्वन, तो जब किण्वन बन रहा है ना तो नया पदार्थ बन रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन है।
और द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, पदार्थों का किण्वन नहीं है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो आपका 52 हो जाएगा ये आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आपका कर सकता है, और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आपका नेफ्थलीन होता है, ठीक है, आयोडीन होता है, ये सभी आपके उत्पादन कर सकते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है बायल के नियम के अनुसार 53 का देखिए जो होता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। बायल के नियम के अनुसार क्या होता है, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV इक्वल टू होता है स्थिरांक, तो PV इक्वल टू C में लिखता है, C लिखा जाता है, और यहाँ पे P जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है ये आयतन के, और यहाँ पे आपका ये चार्ल्स का नियम लगता है इसमें, बायल, और ये बायल का नियम होता है, एक चार्ल्स का नियम होता है, तो PV इक्वल टू C आ जाएगा, तो ये आपका बायल का नियम। ठीक है, जो आपका चार्ल्स का नियम होता है उसमें आपका V प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो उसमें बनता है आपका V इक्वल टू TC, V इक्वल टू CT। ठीक है, C एक नियतांक है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका V/T इक्वल टू C। ठीक है, ये आपका चार्ल्स का नियम होता है, और ये आपका बायल का नियम होता है, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पादन बनता है, तो लवण के जल से बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बोलते हैं इसे, NaOH, सॉरी NaOH। तो आप देखिएगा और ये NaOH होता है, इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये आपका कपड़े धोने वगैरह होता है, इसका यूज किया जाता है डिटर्जेंट के रूप में। 55 नंबर है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो किसका नहीं किया जा सकता है, तो देखिए आपका 55 नंबर हो जाएगा आपका, देखिए मिथाइल ऑरेंज होता है, ये भी एक सूचक है, फिनोल्फिन ये भी सूचक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी सूचक है, ईओसिन ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, और जैसे फिनोल्फिन और मेथिल ऑरेंज है, ये प्राकृतिक और ये कृत्रिम दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा आपका हल्दी जो होता है वो आपका प्राकृतिक होता है एक सूचक, और लाइकेन से बना हुआ वो तो आपका पता ही है, इंडिकेटर होता है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये आपकी होती है हाइड्रोजन गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 56 हो गया। नेक्स्ट है 57 नंबर, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, तो आपकी आदर्श गैस कौन सी नहीं है, देखिए नोबल गैस जो होती हैं, हीलियम होती है, आर्गन होती है, रेडॉन होती है, नियॉन होती है। ठीक है, ये सारी होती हैं, और भी हैं जैसे जिनॉन हो गया, और क्रिप्टॉन हो गई, रेडॉन हो गई। ये रेडॉन जो होती है आपकी भूकंप से पहले निकलती है, तो इसमें ब्रोमीन आपकी नहीं है, ये कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका जो इनर्ट गैसेज बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, ये आपके 18वें स्तंभ में होती है, जो कॉलम बना होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है इनका जो बाहरी कक्षक होता है वो फिल होता है पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले में, इसीलिए इन्हें ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, 58 नंबर है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, कौन सा लवण है जो आपका सोडा एसिड में यूज़ होता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, 58 का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे आपका CO2 उसमें होती है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को ये जो अग्निशामक यंत्रों में यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, सोडा एसिड से बोलते हैं। नेक्स्ट है, और CO2 जो होती है आपकी कोको कोला वगैरह में होती है। नेक्स्ट है 59 नंबर, यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन से वाला, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो CaO जो, इसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना तो CaOH का उल्टा, ये बुझा हुआ चूना होता है। तो ये वाला आपका होता है यौगिक को सुखाने के एजेंट के रूप में होते हैं, तो ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, और सफ़ेद रेवेदार होता है, इसका उपयोग जैसे ग्लास चीनी के शुद्धिकरण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, LPG का मुख्य घटक क्या है, तो आपको पता होगा LPG का जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन होता है इसका, तो इसमें ब्यूटेन दिया गया। ठीक है,
और इसके जो ब्यूटेन का यूज़ होता है इसमें, और आपका जो आपका सीएनजी होती है ना, सीएनजी, उसमें आपका होता है, सीएनजी में CH4 होती है, ठीक है, मीथेन होती है इसमें। और देखिए ये प्रोपेन ब्यूटेन भी होता है, लेकिन मुख्य अवयव इसमें पूछा गया तो मुख्य घटक ब्यूटेन होगा। आप इसमें दोनों मत लगा दीजिएगा। और ये जो सारे अवयव है ना, ये आपके पेट्रोलियम में होते हैं सारे, ठीक है, चारों के चारों। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपका हो जाएगा छोटी आंत में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसमें, जिसमें विलाई होती हैं। और विलाई वाला क्वेश्चन एक आया भी था, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार क्षारीय में परिवर्तित होता है, तो आपका हो जाएगा ये पित्तरस होता है, बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस आपका क्या करता है, ये अम्लीय आहार को क्षारीय में चेंज करता है ये, और ये अमाशय में पाया जाता है, अम्लीय स्वभाव को क्षारीय बनाता है, और ये जीवाणु को मारता भी है, ठीक है। और इसका अग्न्याशय रस में ये कार्य करता है। नेक्स्ट है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये क्या है, यह है, तो ये आपका है एक स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, ठीक है, जिसे एंजाइमेटिक जो प्रोसेस बोलते हैं इसे, तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रतिबंधित करते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है, तो ये 64 का हो जाएगा आपका, देखिए क्योंकि ये शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े के शरीर के सभी भागों में ले जाता है, तो ये 65 नंबर हो जाएगा आपका। ये आपका श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो WBC बोलते हैं, WBC, ठीक है। ये हमारे जो रक्त में मौजूद एक वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों के शरीर में सभी भागों में ले जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, तो ये आपका होता है इकोकार्डियोग्राम होता है। जैसे आपका हृदय का होता है, ऐसा EC जो होता है ना, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और जो EEG होता है, EEG होता है, ये होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, ये आपका ब्रेन संबंधित होता है, और ECG होता है आपका हार्ट संबंधित होता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये C होता है तो कार्डियक होता है ना, कार्डियक अरेस्ट होता है जो, तो ये कार्डियक वाला हृदय में आता है आपका, तो आपका हो जाएगा इसका 66 का भी हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राम होता है। नेक्स्ट है और इसका यूज़ जैसे आपका हृदय की धड़कन देखने के आपको स्टेथोस्कोप की यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना ही था इसमें। 67 नंबर, निम्न में से कौन सा भाग आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो आपका आँखों का रंग जो होता है आपका, ये होता है आपका आइरिस के कारण, ठीक है। आइरिस जो होती हैं ये विशिष्ट रंग प्रदान करती है, और आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा होता है जो नेत्रों को रंग द्रव होता है, द्रव देता है इसमें। आइरिस में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ये, ठीक है। आँखों में जब लाइट पड़ती है तो ये आइरिस ही आपको छोटा बड़ा दिखता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है, तो ये आपका होता है O2 की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है O2 की कमी से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, और ऐंठन हमारी मांसपेशियाँ के अनैच्छिक क्रिया होती हैं, ठीक है। और ऐसा इसमें अंतर्निहित जैसे रोग होती है इसकी वजह से नहीं होती है। और जैसे उदाहरण है जैसे निर्जलीकरण, अधिक व्यायाम, मांसपेशियों के उपयोग में कमी शामिल है इसमें। नेक्स्ट है कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में, तो 69 का हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन देखते हैं इसके, तो ये हो जाएगा हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये आपकी होती हैं बीच वाले कान में। ये एक क्वेश्चन आपका आया था TRE में, कान के संबंधित होता है, उसके साउंड बॉक्स के बारे में पूछा गया था 69 का, तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, हैमर, एनेविल और स्टिरअप होता है। तो हैमर जो होता है ये बाहरी सिरा होता है कान के पर्दे में, और ये भीतरे से चौड़ा सिरा इसके इनकस से जुड़ा होता है, ठीक है, ये वाला हैमर वाला। और ये हथौड़े के समान होता है तो इसीलिए इसे हैमर बोलते हैं, और ये 8 से 9 mm का होता है ये। फिर इसके बाद आता है एनविल,
तो ये एनविल होता है, इसका बाहरी सिरा मेलियस से जुड़ा होता है, ठीक है। एक होता है मेलियस और इनकस होता है और स्टेपीज होता है, 3 हड्डियाँ होती हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये जो होता है मेलियस से जुड़ा होता है तथा भीतरी सिरा इस स्टर्प से जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है। और इसका आकार जो होता है निहाई की तरह होता है, तो इसे निहाई एनविल बोलते हैं, इसीलिए एनविल जो होता है निहाई को बोलते हैं। हैमर आपको हथौड़े के जैसे बोलता है, ठीक है। और इसका जो व्यास, वो आपकी जो लंबाई होती है ना 7 mm की होती है, ठीक है। और उसकी ये होती है 8 से 9 हो जाती है इसकी लगभग। अब बचेगा स्टिरअप। स्टिरअप जो होता है ये अस्थि घोड़े की जीन के रकाव, जो हड़े की नाल होती है ना, ऐसे ही इस टाइप का होता है, रकाव की तरह होती है। इसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है, तो ये स्टिरअप होता है। तो तीनों याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीनताजन्य रोग या डिफिशेंसी डिजीज़ के संदर्भ में रिकेट्स की कमी से होता है, कि किस कारण होता है रिकेट्स की कमी, तो आपका हो जाएगा ये विटामिन डी के कारण होता है रिकेट्स, ठीक है। अब देख लीजिए विटामिन सी की वजह से क्या होता है, और विटामिन डी, विटामिन ई, आपको इसमें ये याद रखना चाहिए, जो जल में घुलनशील होते हैं आपके, तो BC होते हैं। और वसा में जो होते हैं ना, वसा में एडक होते हैं, जो बचे हुए हैं ADE और K, ठीक है। आप देखिए विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो रक्त बंधता रोग होता है, बंधता, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन B12 होता है आपका, ये पूछा भी गया था, साइनोकोबालामिन होता है इसका, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, रक्त अल्पता होती है। और विटामिन ए की वजह से होता है रेटिनल, इसका रासायनिक नाम होता है रतौंधी होती है इससे। विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन के बारे में पूछ लेता है कभी कभार, तो याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, तो आपका कौन करता है, तो दालें करता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आपकी जो सोयाबीन की दाल होती है सबसे ज़्यादा उसी में प्रोटीन होता है, तो पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है, तो आपने एक टीका सुना होगा DPT, इसमें होता है आपका काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। तो होता है DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो पर्ट्यूसिस में होती है काली खांसी, और ये टिटनेस और डिप्थीरिया। तो ये 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में लगाया जाता है, और 3 जानलेवा बीमारियों से ये रक्षा करता है, ठीक है। और ये आपको सरकारी अस्पताल में लगता है ये। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, ये शब्द निम्न में से किस से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा, रेशम की खेती होती है इसमें सेरिकल्चर, ठीक है। अब देख लीजिएगा पिसिकल्चर होता है जो मत्स्य की, मतलब मछली की खेती के लिए होता है पिसिकल्चर। और एपीकल्चर हो जाता है, ये मधुमक्खी पालन के लिए होता है, ठीक है। और आपका बच्चा एवीकल्चर, ये पक्षी पालन के लिए होता है एवीकल्चर। तो चारों याद रखिएगा, ये आपके ये पूछ लेता है किससे संबंधित है। निम्न में से किससे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर पे आपके प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है, तो आपका अंडे देने वाला है ये प्लेटिपस होता है, ठीक है। और प्लेटिपस एक अंडा देने वाला है, इसे पक्षियों एवं स्तनधारियों के बीच की सहयोग कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तनधारियों की भांति पाई जाती है, स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जो कि स्तनपाइयों का प्रमुख लक्षण है। और जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी असृषभ वगैरह जो होते हैं उसमें इसका भी इसमें कुछ पाए जाते हैं, तो इसलिए दोनों के बीच की कड़ी होता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, तो ये आपका हो जाएगा मशरूम होता है, ठीक है। मशरूम जो होता है शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर अपने पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, और ये खाने में स्वादिष्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, और काफ़ी होता है, जिंक वगैरह इसमें होता है, और दवाइयों के भी यूज़ होता है इसके लिए मशरूम का। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ये होता है ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइटा बोलते हैं इसे, ब्रायोफाइट्स। तो ये उसका उभयचर होता है। ब्रायोफाइट्स एक गैर संवहनी पौधा होता है जो हरा बीज रहित होता है इसमें, और काई, लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स परिवार से संबंधित है ये ब्रायोफाइटा, और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है इन्हें, और ये नम आर्द्र भूमि जैसे छायादार वातावरण में होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो ये हो जाएगा आपका गुड़ैल और सरसों। गुड़ैल और सरसों द्विलिंगी है।
तरबूज और पपीता ये जो होते हैं ये एकलिंगी होते हैं, और ये वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं ना, तो उसे द्विलिंगी बोलते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो ये आपका हो जाएगा मूलांकुर। ठीक है, ये मूलांकुर होता है आपका, ये जड़ का निर्माण करता है। पादपों की 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है ये। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों जो पोर्स होते हैं उनका नाम बताइए। तो ये आपके होते हैं रंध्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं इसे। इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी से वाष्पोत्सर्जन जो होती है गैसें निकलती हैं। ठीक है, ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका आ जाएगा 5th नंबर जो आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट। अगर आपने वीडियो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर आपको अच्छा लगा हो। कोशिश कीजिए आपके एक्सप्लेनेशन की। बाकी चैनल विज़िट कीजिएगा और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।